आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के तीसरा खंड जो कि भाषा का है। उस भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हिंदी भाषा का जो तीसरा खंड है उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनका उत्तर हमें किस तरह से देना चाहिए, आज उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो हिंदी भाषा का जो पोर्शन होता है उसमें जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें एक गद्यांश दिया गया होता है। उस एक गद्यांश में से, जैसा आपकी स्क्रीन पर पीछे आ रहा है गद्यांश, उस गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और उनका उत्तर उन्हीं गद्यांशों में छिपा हुआ होता है। तो हमको इनका उत्तर देते समय इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। केवल इतना ही होता है इस तरह के इस तीसरे खंड में हिंदी के। तो इस तरह के लगभग 4 गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सभी अपठित गद्यांश हैं। इनको अनुच्छेद लिखा आएगा आपके पेपर में, तो लिखा होगा अपठित अनुच्छेद या अनुच्छेद सिर्फ। तो अपठित का मतलब आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। आप अपने जो क्लास में कुछ बुक्स पढ़ते होंगे, उनमें जो भी चैप्टर हैं, जो भी पाठ हैं, उन पाठ में से कोई अनुच्छेद या गद्यांश ले लिया जाए और तो वो आपसे पढ़ा हुआ गद्यांश कहलाएगा, आपने पढ़ा हुआ है अपनी किताब से। और अपठित गद्यांश का मतलब हो गया आपने पढ़ा नहीं होता है, वो कहीं से भी लिया जा सकता है। वो किसी मैगजीन से लिया जा सकता है, किसी न्यूज़पेपर से लिया जा सकता है, किसी उपन्यास से लिया जा सकता है, किसी ऐसी पुस्तक से लिया जा सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे ये पीछे आपके जो स्क्रीन पर ये पशुओं से संबंधित प्रश्न है, तो हो सकता है पशुओं की पुस्तकों से, वनों की पुस्तकों से, प्रकृति की पुस्तकों से ले लिया जाए। यानी विभिन्न स्थानों से ले लिए जाते हैं गद्यांश और जो हमने पढ़े नहीं होते, उन बिना पढ़े हुए गद्यांशों को हमें ध्यान से पढ़ना होता है और उन गद्यांशों से हमें नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर छांटना होता है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूँ, वो उसको ध्यान से सुने। इस तरह के जो गद्यांश होते हैं उनको 1 मिनट में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमको टाइम का पता नहीं चलता, हम उसको पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब टाइम निकल जाता है और फिर हम उसका उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आइए चलते हैं हम आपको हिंदी भाषा का जो पोर्शन है जिसका नाम है अपठित गद्यांश, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर एक गद्यांश लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, गलती कहाँ होती है मैं आपको बताऊँ। गलती ये होती है, बच्चे क्या करते हैं ये तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, पहले प्रश्न देख लेना, उस प्रश्न का उत्तर किस लाइन में, उसको फटाक से आंसर लिख दूंगा, मेरा समय बच जाएगा। ऐसा भी करते हैं कभी कभी बच्चे। उन्होंने क्या किया, पहले प्रश्न पढ़ा, आप जो गद्यांश के नीचे दे रखा उस प्रश्न को पढ़ा और उसका उत्तर ढूंढने लगते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। फिर दूसरा प्रश्न पढ़ा, उत्तर ढूंढने लगते। ऐसा करने से क्या लगता है, उनको लगता है समय की बचत होगी, परंतु उसको बार बार, अगर 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है तो 5 बार ढूंढना पड़ेगा। और कभी कभी वो प्रश्न इनमें होता भी नहीं है, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन बच्चों के लिए जो नवोदय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छे से समझ जाएंगे परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनने वाले हैं हिंदी वाले पोर्शन से। ठीक है, तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आपको भी परीक्षा में यही करना है, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है इसको पढ़ने में, 1 मिनट ही समय लेना है आपको, 1 या 1.5, और एक बार पढ़ लीजिए। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा टिपिकल होता है, टिपिकल का मतलब थोड़ा कठिन होता है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको 2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन जल्दी पढ़िए उसको। ये नहीं कि आराम से पढ़ रहे हैं उसको, जितना जल्दी आप पढ़ लोगे उतना आपके समय की बचत होगी, वो समय किसी दूसरे प्रश्न को हल करने में लगा सकते हैं। तो आइए हम आते हैं आपके अनुच्छेद पर या इस गद्यांश पर, इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसमें जो पूछे गए प्रश्न है उनको देखते हैं आपको कितनी जल्दी इनके आंसर मिलने वाले हैं। देखते हैं। आइए आप देखिए, इसमें लिखा है पशुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते रहते हैं। इसका मतलब समझ गए आप कि पशुओं के हेल्प के लिए जो संगठन काम करते हैं, एनजीओ काम करते हैं, वो गवर्नमेंट से और जो चिड़ियाघर में जो अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करते रहते हैं कि मानव मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। मानव मनोरंजन का मतलब समझ गए ना,
हम लोग अपने अपने एंजॉय के लिए पशुओं को या जानवरों को बांध देते हैं, उनसे तरह तरह के कर्तव्य करवाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनका भी जीवन है, वो भी जीवित प्राणी हैं। उनको बंधक में, अगर आपको ही बंधक बना लिया जाए और आपसे मनमाने तरीके से काम कराया है तो आपको कैसा फील होगा? उनके भी अंदर प्राण है, आत्मा है, तो उनको भी कैसा फील होता होगा, ये आप खुद सोचिए। तो इसी के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं कि पशुओं को मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। वे चाहते हैं कि बाघों और हाथियों को जंजीरों से मुक्त किया जाए, बाघों और हाथियों को जंजीरों से मुक्त किया जाए। ध्यान से पढ़ते रहना आप लोग मेरे साथ। और उन्हें प्राकृतिक निवासों में रहने दिया जाए। प्राकृतिक निवासों का समझ गए ना? जहाँ रहते हैं, जंगल में रहने वाले जंगल में, पेड़ों पर रहने वाले पेड़ों में, जहाँ उनका निवास होना चाहिए वहाँ वे रहें, जहाँ वे स्वतंत्रता से घूम सकें। स्वतंत्रता से घूमने का मतलब आप समझ ही गए होंगे, उन पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। जिस प्रकार हम सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, जिस प्रकार हम सब पैदा हुए अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पशु भी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये बात तो आप सभी लोग भी जानते होंगे। हमें कोई अधिकार नहीं उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करें। हमको कोई राइट नहीं है, हमको ऐसा नहीं कहा गया कि हम उनको गुलामों जैसा व्यवहार करें, उनकी स्वतंत्रता छीने और बिना किसी अपराध के कैदियों जैसा जीवन जीने के लिए उन्हें बाध्य करें। कैदियों जैसा जीवन का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे जेल में किसी कैदी को, किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, वो बंधक बना के रखा जाता है, बेड़ियां पहना दी जाती हैं, जैसा आदेश होता है वैसा ही उसे करना होता है। इसी तरह से हमें भी कोई अधिकार नहीं है पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार करें। तो इस तरह से ये हमने पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया। अब इससे आने वाले प्रश्न हैं, उनको जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे हमारा दिमाग तुरंत वहीं पहुंच जाएगा, ये प्रश्न किस लाइन से लिया गया, कहाँ से लिया गया, उसका उत्तर क्या है। तो आइए देखते हैं हम इसमें से इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इससे पहला प्रश्न बनता है, पशु कल्याण संगठन आग्रह करते हैं। प्रश्न है, पशु कल्याण संगठन आग्रह करते हैं। अच्छा, ये समझ लीजिए बात, मेरी पहली बात, इस तरह के अनुच्छेद से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न, उनके उत्तर बहुविकल्पी होते हैं। उनमें 4 विकल्प आपको दिए भी होते हैं। प्रश्न दिया होता है, उसमें से 4 ऑप्शन यानी विकल्प दिए होते हैं। उन विकल्पों में एक विकल्प हमारा बिल्कुल सही होता है, उसको हमें चुनना होता है। आपको 2 क्लू मिल गए, 2 आपको सहूलियतें मिल गई कि आप 2 तरह से आप इसको देख सकते हैं कौन सा। एक तो आपको आंसर भी दिया है उन 4 ऑप्शन में, जो आपको 4 ऑप्शन बहुविकल्पी ऑप्शन दिए हैं ना 4, उनमें से एक सही है, एक तो वहां आपको दिख रहा है। उसमें से सही को ऊपर देख लीजिए, इनमें से इस पैराग्राफ में कहाँ दे रखा है वो सही वाला, ठीक है। लेकिन आपको उल्टा नहीं चलना है, आपको इस प्रश्न को पढ़ के इसमें से देखना है तो उत्तर इस पैराग्राफ में कहाँ दे रखा है, फिर उन 4 में से मिलाना है कि बिल्कुल सही वाला है कि, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे हमने इसमें देखा है वो हमारे विकल्प में भी दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो विकल्प में नहीं दे रखा होता है, कभी कभी विकल्प में पैराग्राफ में नहीं दे रखा होता है, विकल्प में होता है। तो हमको कॉमन सेंस से यानी अपने व्यवहारिक ज्ञान से, यानी अपना जो हमको खुद का ज्ञान होता है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें कुछ प्रश्न इस तरह के हैं, इसलिए मैंने ये पैराग्राफ चूज किया गया है। बहुत सारे पैराग्राफ साधारण से होते हैं, उसमें सारे प्रश्न पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं, आपको गद्यांश से ही मिल जाते हैं, परंतु इसमें कुछ गद्यांश से हटकर हैं, आपको अपने कॉमन सेंस से भी बताने हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा था प्रश्न इसमें कि पशु कल्याण संगठन आग्रह करते हैं। इसमें एक पहला ऑप्शन है, सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद करने के लिए। पहला ऑप्शन है सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद करने के लिए। दूसरा है पशुओं को चिड़ियाघर में रखने के लिए। तीसरा पशुओं को कैद में रखने के लिए। चौथा है अधिक पशु प्रदर्शनियों आयोजित करने के लिए। अब आप इसमें से खुद चूज कर लीजिए कि पशु कल्याण संगठन क्या कर रहे थे। ये बोल रहे थे, संगठन कह रहे थे सरकार चिड़ियाघरों के अधिकारियों से आग्रह कर रहे थे कि मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए, यानी पहला इसमें आपका सही है। कौन सा सही है? सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। आपको देखिए इसका आंसर यहां मिल गया और आपने उसके विकल्पों में से भी देख लिया कि इसमें यह विकल्प दे रखा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरह से इनको हल करना होता है। अब आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, पशु अधिक प्रसन्न होंगे यदि उन्हें
पशु अधिक प्रसन्न होंगे यदि उन्हें, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, दूसरा अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए, कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, या चिड़ियाघर में रखा जाए। तो पशु प्रसन्न, अब इसमें आप देखिए कहाँ दे रखा है, निजी से मुक्त किया जाए और उन्हें प्राकृतिक निवासों में जहाँ वो स्वतंत्र रह सकें, जिस प्रकार हम स्वतंत्र पैदा हुए अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, पशु भी स्वतंत्रता चाहते हैं, कोई भी अधिकारी उन्हें गुलामों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। यहाँ है देखिए, अब इसमें है थोड़ा सा कॉमन सेंस आ गया। इसमें क्या है, इसमें कहीं ये शब्द तो नहीं दे रखा, जैसा प्रश्न में पूछा गया कि पशु प्रसन्न होंगे, पशु प्रसन्न होंगे यदि, इसमें कहीं लिखा तो है नहीं पशु प्रसन्न होंगे जब उन्हें प्राकृतिक निवासों में रहने दी, इस तरह नहीं लिखा। लेकिन कॉमन सेंस हमारा, यानी हमारा व्यवहारिक ज्ञान कह रहा है कि यहाँ पे पशु प्रसन्न कब होंगे, जब वो व्यवहार प्राकृतिक निवासों में रहने दिया जाएगा। ये मैंने बताया था, थोड़ा सा इसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि इसमें से हमें जरूरी नहीं कि हम प्रश्न में तो पूछा गया पशु प्रसन्न अधिक प्रसन्न होंगे, ऐसा कहीं लिखा है कि पशु अधिक प्रसन्न होंगे, नहीं लिखा। परंतु ये हम लोग जानते हैं कब प्रसन्न होंगे, जब उन्हें प्राकृतिक, या इसमें ऑप्शन में प्राकृतिक नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए। क्या दे रखा है इसमें, अपने निवासों में। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपने निवासों में उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ जवाहर नवोदय की 2014 की परीक्षा में एक बार पूछा गया है। ये वाला पैराग्राफ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तो इसकी ये विशेषता है, दूसरी विशेषता ये है कि इसमें आपको कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना पड़ रहा है कि जरूरी नहीं कि सारा आंसर मिल जाए इसी में, परंतु उससे संबंधित उत्तर है यहाँ। ठीक, अगला है आपका तीसरा प्रश्न, इससे बनता है मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया, मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया। अब इसमें कहीं दिख रहा है मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार के, बस 4 ऑप्शन, तो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। नंबर 1 दयालुता का, दूसरा प्यार का, तीसरा परवाह का, चौथा क्रूरता का। दयालुता का, प्यार का, परवाह का, क्रूरता का। अब इसमें ये शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया गया इस वाले पैराग्राफ में कि मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया, परंतु हमारा अभी मैंने बताया कि कॉमन सेंस और व्यवहारिक ज्ञान कहता है इसमें जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, मैंने बताया कि मनुष्यों ने जानवरों से दयालुता का व्यवहार किया, प्यार का किया, परवाह का किया, या क्रूरता का किया। किस तरह से, ये हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि ना तो प्यार का किया, ना परवाह का किया, और ना ही दयालुता का किया, हमेशा क्रूरता दी है। आपके दरवाजे के सामने अगर कोई जानवर आता है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उनको रोटी भी डालते हैं, जैसे घर के बाहर कुत्ता आ जाता है, गाय आ जाती है, अन्य जानवर आ जाते हैं, परंतु अधिकांश लोग क्या करते हैं, उनको लकड़ी लेके भगाई देते हैं, लकड़ी देके भगाई देते हैं। ये भगाना या उनको लकड़ी मारना ये क्रूरता में ही आता है। तो आपका ये इसमें चौथा ऑप्शन सही है, क्रूरता का, जबकि इसमें दे नहीं रखा। मैंने भी बताया था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, परंतु आपने जो पैराग्राफ पढ़ा या जो गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश से हमने कुछ सीखा। इस गद्यांश से हमने ये सीखा कि जानवरों से मनुष्य किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उनको कैसे बंधक बना रहा है और जानवर क्या चाहते हैं, ये हमने सीखा था इसके पढ़ के। उसी सीखने से ये प्रश्न बना, जबकि गद्यांश में वो प्रश्न का उत्तर नहीं है, गद्यांश में उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेकिन इस गद्यांश में छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ था कि जानवरों से मनुष्य अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। इसलिए यह गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे बताया अधिकांश गद्यांश में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर उसी गद्यांश में मौजूद रहते हैं, उनके उत्तर उसी गद्यांश में मौजूद रहते हैं। लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो गद्यांश से संबंधित होते हैं परंतु उसमें मौजूद नहीं रहते, उनको हमें अपने कॉमन सेंस से पहचानना है। उसके कई तरीके हैं। एक तो अधिकांश गद्यांशों का आप प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करने की, उनको हल करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तरीका पता चल जाएगा इसमें पूछा क्या गया था, हमको उत्तर कैसे देना था। ठीक है, तो आपसे अगला प्रश्न इस पर बनता है, पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है। पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है निवेदन करना, आदेश देना, बाध्य करना, तीसरा है, चौथा है अनुमति देना। अब ये भी आपसे इसी से संबंधित है, इसका उत्तर इसमें नहीं है। ये भी आपको कॉमन सेंस या आपने शब्द का अर्थ, यानी आपने जब अपनी पुस्तक पढ़ी होंगी वहाँ शब्दार्थ पढ़े होंगे
तो आपने शब्दार्थ पढ़े होंगे, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न बन गया, गद्यांश में नहीं परंतु आपके कॉमन सेंस से है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, ये है पैराग्राफ मैंने इसीलिए चुना है कि इसमें अधिकांश प्रश्न आपको कॉमन सेंस से दिए गए, पूछे गए हैं। और आपने अगर एक भी प्रश्न गलत कर दिया तो आपके एक प्रश्न गलत करने से आपके नवोदय में चयन की जो सीढ़ी थी उसमें गिरावट आ जाएगी, आप नीचे पायदान पे पहुंच जाएंगे और आपका कंप्यूटर आपसे ऊपर पायदान पे पहुंच जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस सारे प्रश्नों को पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से उन सभी का उत्तर हमें देना है। तो आप ये देखिए, इसमें प्रश्न पे पूछा गया था कि मनुष्य पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ, आग्रह शब्द कहाँ प्रयुक्त किया गया है? आग्रह शब्द का प्रयुक्त इसमें ये किया गया है, पर अब इसको पढ़ेंगे या तो इसका आपको अर्थ नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार इसको इस लाइन को पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपके दिमाग में टच करेगा कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। और दूसरा, उसमें जो विकल्प दिए उनसे आपके दिमाग में जो टच कर रहा है उसको मैच कर लीजिए। अब देखिए विकल्प इसमें क्या थे? आग्रह का निवेदन करना था और आदेश देना था, बाध्य करना, अनुमति देना। अब इसको पढ़ें, चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते रहते हैं। आग्रह करते यानी चिड़ियाघर के अधिकारियों को अगर हम मान लें इसका अर्थ है आदेश देना, मान लेते हैं, अगर मान लें तो क्या कोई संगठन किस अधिकारियों को आदेश दे सकता है? और अधिकारी क्या मानेंगे? कोई संगठन अधिकारियों को आदेश नहीं दे सकता है। आप ये बताइए, आपके घर में या आपको आपके पिता माता के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति या कोई बच्चा दूसरा आपका दोस्त आदेश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो ये हमारा आदेश जो शब्द है वो इसमें ये हमें कॉमन सेंस से पता चला कि आदेश इसका अर्थ नहीं होगा। अगर आपको शब्द अर्थ नहीं, अगर आता है याद है तो आप तुरंत आप टिक कर ही देंगे। कभी कभी ऐसा होता है फंस जाते हैं कि हम आग्रह का हमें शब्द अर्थ क्या है, तो हम उस वाक्य को पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ के अंदाजा लगाते हैं कि उसका अर्थ क्या होने वाला है। तो सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारी से आग्रह करते हैं। आदेश करना तो इसमें आदेश देना तो कतई नहीं होगा आग्रह के लिए, ठीक है। दूसरा इसमें है बाध्य करना। तो इसमें यह भी क्या है कि बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से बाध्य करते रहते हैं या उनको जबरदस्ती करते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अगला है अनुमति देना। अनुमति तो वो देंगे नहीं, अनुमति अगर ये लेंगे अधिकारी तभी तो अनुमति देंगे, तो अधिकारी अनुमति उनसे थोड़ी लेंगे। तो इसमें अनुमति लेना भी नहीं बैठ रहा सही, इसमें इसका अर्थ अनुमति लेना फिट नहीं बैठ रहा। अब बचता है एक निवेदन करना। जी हाँ, निवेदन करना। तो संगठन क्या करते हैं? सरकार से चिड़ियाघर उनसे निवेदन करते हैं कि भाई इन पशुओं को ऐसे मत बांधो, इनका उपयोग मनोरंजन में मत करो। तो हमने देखा कॉमन सेंस से या इसको पढ़ के इस पैराग्राफ को हमने इसका उत्तर निकाला कि इसका शब्द का अर्थ होगा निवेदन करना। इस तरह से भी प्रश्न कभी कभी फंस जाते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होता, तो हम बाकी को पढ़कर उसका अर्थ निकाल लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अनुच्छेद वाले पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए, इसको अपठित गद्यांश भी बोलते हैं, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला। और इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो इसका लाभ ले सकें कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। आइए लास्ट वाला प्रश्न और इससे एक बनता है, उसको और देखते हैं। अंतिम प्रश्न इस समय बनना है आपसे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है? निम्नलिखित किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कुछ वाक्य दे रखे हैं आपसे, उसमें कहा गया इसमें अपराध शब्द का प्रयोग जिन वाक्यों में किया वहां सही किया है हमने या नहीं किया, अपराध शब्द का जो प्रयोग किया है वो सही किया है कि नहीं किया। तो 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य आप देखिए, पशुओं को मारना अपराध है। पशुओं को मारना अपराध है, बिल्कुल है। तो यहाँ अपराध शब्द का प्रयोग बिल्कुल सही किया गया। ये भी इसमें नहीं मिलने वाला आपको गद्यांश में, इस गद्यांश में नहीं मिलने वाला। इसमें देखा बहुत सारे प्रश्न ऐसे गद्यांश में नहीं मिले, गद्यांश से संबंधित है, इसलिए यह गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। और हो सकता है इस बार आपकी परीक्षा में भी यही गद्यांश पूछ लिया जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा देखें। अगला ऑप्शन है, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है। पशुओं के प्रति या जानवरों के प्रति अगर आप दयालु हैं तो क्या अपराध है? इसमें कह रहे हैं ये अपराध शब्द का प्रयोग यही गलत किया है मेरे ख्याल से पहले। लेकिन आंसर को डिसाइड करने से पहले हम 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पशुओं को जंजीर से बांधना अपराध है। बिल्कुल अपराध है, यहां भी अपराध का प्रयोग बिल्कुल सही किया गया है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जहां जिन वाक्यों में हमने अपराध शब्द का जो प्रयोग किया है बिल्कुल सही किया है या गलत कर दिया है। चौथा है, पक्षियों को गोली मारना अपराध है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी इसका जो दूसरा ऑप्शन था
पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, ये गलत है। पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध नहीं है, ये तो पुण्य का काम है, अच्छा काम है। पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध का काम नहीं है। इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया इसमें किस तरह से प्रश्न बने थे। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको इसी गद्यांश में मिल गए थे, कुछ प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से संबंधित होते हैं, उनको हमें गद्यांश को, तभी तो मैंने बोला गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ना है। हर बार ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न पढ़ा और उत्तर हमें इस लाइन में मिल गया, दूसरी मिल गया, तीसरी मिल गया। कभी कभी गद्यांश को पढ़ के उसका सार समझना होता है, समझना होता है ये गद्यांश हमारा कह क्या रहा है और किस चीज से संबंधित है, उसी अनुसार इसके हमें उत्तर मिल जाते हैं। इसमें कुछ प्रश्न और बनते हैं, देखो इस वाले में नहीं। अब होता क्या है, अब आपको मैं टोटल संक्षिप्त में समझा दे रहा हूं किस तरह से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया गया होगा आपको, उस गद्यांश से पढ़कर आपसे प्रश्न बनने होंगे। तो गद्यांश से एक तो तुरंत मिल जाएंगे, जैसे यहां मिल गया था आपको, आग्रह करते हैं, सॉरी ये सर्कसों में पशुओं को उपयोग बंद किया है। एक तो इस तरह से आपको मिल जाए, अधिकांश इसी तरह से मिल जाते हैं। एक दो प्रश्न गद्यांश से संबंधित होते हैं, जो गद्यांश की भाषा पर डिपेंड करते हैं कि गद्यांश क्या रहा है, गद्यांश में किस चीज के बारे में बात की गई उससे संबंधित होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपके ये तीसरे चौथे प्रश्न बने थे। और एक प्रश्न इसमें इस तरह से भी बनता है, गद्यांश में कुछ शब्द ले लिए जाते हैं, उनका अर्थ पूछ लिया जा सकता है, विलोम शब्द पूछ लिया जा सकता है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लिया जा सकता है। किसी में मुहावरा दे रखा होगा, गद्यांश में मुहावरा दे रखा हो तो मुहावरे का अर्थ पूछ लिया जा सकता है। तो गद्यांश की तैयारी के लिए आपको विलोम शब्द, शब्दार्थ, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अन्य जो व्याकरण के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, टॉपिक हैं, उनको आपका समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप व्याकरण के अपनी व्याकरण की तैयारी अच्छे से करें। उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपको मिलते रहें। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से हम लोग उससे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके।